नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और दालों की बढ़ती महंगाई सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मांग पूरी करने के लिए सरकार दालों का इंपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कीमतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी। हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी एंड GCL के अमित खरे। लेकिन सबसे पहले सरकार ने जो आज महंगाई के खिलाफ बड़े एक्शंस लिए हैं, जैसे गेहूं के स्टॉक लिमिट को कम करना, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जैसी बात। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि चीनी की कमी त्योहारों के दौरान नहीं होगी। आइए सुनते हैं। So effective today, the wheat stock limits would be 2,000 tons. Tightening, number one, keeping in view the fact that some people are holding more than what they need. Some people are holding and creating artificial scarcity in the country, and unnecessarily the prices are going up. Although there is no scarcity from the supply side in the country, adequate stocks are available. So sugar again, the availability is more than what we need. The stocks of sugar as of 31st of August are about 85 lakh tons, which are equivalent to about 3.5 months requirement of the country. For the festive season, we are adequately prepared in terms of the stock. ऑलराइट, तो ये बात हुई त्योहारों की। और जैसे संजीव जी कह रहे थे कि जहां तक चीनी की बात है, करीबन 85 लाख टन का एज ऑफ नाउ सरकार के पास स्टॉक है, जो 3.5 महीने के लिए एज ऑफ नाउ पर्याप्त है। आपको याद दिला दें कि इसी बीच यहां पर क्रशिंग भी शुरू हो जाएगी और हम चीनी बाजार में आता हुआ देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहां पर गेहूं में कही, जहां पर स्टॉक लिमिट अब 2000 टन कर दी गई है, यानी कि जो सिस्टम है उसे और भी स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। साथ ही संजीव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि एडिबल ऑयल का स्टॉक पिछले साल सेम टाइम पर यहां पर 23 लाख टन था, जो अब यहां पर बढ़ाकर 37 लाख टन हो गया है। यानी कि खाने के तेल बहुत पर्याप्त मात्रा में एज ऑफ नाउ कंट्री में है। चावल के बारे में यह कहा गया कि 230 लाख टन एज ऑफ नाउ यहां पर चावल का स्टॉक है। और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जिस तरह से मेजर्स हैं, जिस तरह के एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से इनफ चावल एज ऑफ नाउ यहां पर बाजार में है। और ऑफ कोर्स धान की जो बुआई है उसके नंबर्स हैं वो भी यहां पर पॉजिटिव नजर आते हैं। गेहूं की जो तेजी है वो आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई जा रही है और उसके ऊपर सरकार की नजर है। और इसीलिए यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमने वो कल भी नोटिफिकेशन आता हुआ देखा था कि स्टॉक्स चेक करने की बात की जा रही है, फ्लावर मिल्स के पास किस तरह के स्टॉक्स हैं। तो काफी सारी चीजें यहां पर महंगाई को लेकर कदम उठाए गए हैं। केंद्र और राज्य की टीमें जो हैं वो छापे भी मार रही हैं काफी जगह पे। इसकी सिचुएशन भी यहां पर आज फूड सेक्रेटरी ने यहां पर बयान करी है। तो आने वाले फेस्टिवल सीजन में किसी भी कमोडिटी के भाव ज्यादा ना बढ़े, इस चीज को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। बात यहां पर हम दालों की भी करेंगे, जहां पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। कुछ बहुत तुअर का इंपोर्ट अब आने लगा है, इसकी खबरें हैं बाजार में। लेकिन IPGA के चेयरमैन विमल कोठारी हमारे साथ हैं। विमल जी नमस्कार। क्लियरली सरकार की जिस तरह की नजर है अक्रॉस कमोडिटीज है, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यहां पर टमाटर में, प्याज में आते हुए देखे, और एक के बाद एक, चाहे वो गेहूं है, चावल है, चीनी है, खाने के तेल हैं, दालें हैं, सभी जगह सरकार ने कुछ कुछ मेजर्स लेके रखे हुए हैं। जिस तरह की एज ऑफ नाउ की सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप दालों के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, दालों का जो लास्ट कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, खासकर तुअर और उड़द, ये दालों के दाम जो है लगभग 5-6 महीने से लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका कारण था कि लास्ट ईयर जो हमारी खरीफ क्रॉप थी उसमें कमी थी। और इस साल भी क्या हुआ कि आप जैसे जानते हैं, हम जानते हैं कि एल नीनो के इफेक्ट से अगस्त का महीना बिल्कुल सूखा गया। तो उससे जो हमारी खरीफ में जो मुख्य 3 क्रॉप्स होती है, तुअर, उड़द और मूंग, उसमें मूंग और जो उड़द है जिसकी हार्वेस्ट अभी शुरू हो गई है, और तुअर की हार्वेस्ट जो है लगभग दिसंबर होगी। तो उससे तुअर और उड़द पे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगस्त का महीना बिल्कुल सूखा गया है। जैसा कि मैं बताऊं आपको, मूंग से शुरुआत करता हूँ, जिसके हार्वेस्ट ऑलरेडी राजस्थान में शुरू हो गई है। तो इस बार सबसे ज्यादा अच्छी बुआई राजस्थान में हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान जो मूंग की जो बुआई की कमी है उसको राजस्थान पूरा कर देगा। लेकिन राजस्थान में अगस्त के महीने में इतना ज्यादा सूखा था कि जो यील्ड्स हैं वो उसपे काफी फर्क पड़ रहा है। हालांकि ये कहना ही अभी मुश्किल होगा कि कितना उसमें डैमेज हुआ है, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगी। लेकिन सरकार इसमें पूरा प्रयास कर रही है। सरकार के पास लगभग 7 लाख टन मूंग अभी पुराने स्टॉक जो है, ओल्ड स्टॉक जो 7 लाख टन उनके पास है, तो किसी न किसी तरह इसकी भरपाई बनी रहेगी।
दालों के दाम बढ़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दालों के दाम अब जो भाव हैं इनमें कोई खास वृद्धि आएगी। तुअर की जैसे बात करें, तुअर देखिए, तुअर इस साल हमारे पास शुरू से ही प्रेशर था तुअर के प्राइस पे, क्योंकि लास्ट ईयर की काफी कमी थी प्रोडक्शन में। हमारी जो डिमांड है लगभग 45 लाख टन है और हमारा जो प्रोडक्शन था लगभग 32-33 लाख टन था। तो तुअर में काफी कमी थी, और तुअर बहुत सारे देशों में होती नहीं है, बहुत कम देशों में होती है और बहुत कम मात्रा में होती है। म्यांमार एक जो प्रोड्यूसर है, उनके यहाँ प्रोडक्शन इस साल लगभग 2.5 लाख टन था। अभी ईस्ट अफ्रीका में शुरू हुई है और ईस्ट अफ्रीका से अब तुअर आने शुरू हो गई है, और तुअर मैं समझता हूँ 5 से 6 लाख टन नेक्स्ट 3-4 महीने में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ लास्ट ईयर भी 7 लाख टन का इंपोर्ट हमने देखा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7 लाख टन का इंपोर्ट अफ्रीका से हुआ है। तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट 3-4 महीने हैं, जो वहां पे हार्वेस्ट हो चुका है, वहां से अब शिपमेंट शुरू हो गए हैं। और जो तुअर के दामों की जो वृद्धि की आप बात कर रही हैं, वो देखिए, वो जो देसी तुअर और जो लेमन और सूडान की वैरायटी है, वो एक अलग वैरायटी है, उसमें दामों में जरूर वृद्धि हुई है। लेकिन अगर लास्ट कुछ समय से आप देखेंगे, लास्ट में मैं समझता हूँ लगभग 1 महीने से जो अफ्रीका के जो तुअर के जो भाव है लगभग स्टेबल है, या 1-8 रुपए की कम, या तो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। लेकिन आप धीरे धीरे उस अराइवल बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो अफ्रीका की जो तुअर है, जिसकी अवेलेबिलिटी है इस बार अभी जो फेस्टिवल सीजन है उसमें अच्छी बनी रहेगी, और मैं समझता हूँ वो उसमें दालों के दाम कम हो जाएंगे, तुअर के दाम कम होने चाहिए, कुछ दाम कम होंगे, बहुत ज्यादा हम आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कमी होगी। जहां तक सरकार के स्टेप्स की यहाँ पर बात है बिमल जी, हमने इंपोर्ट्स यहाँ पर सरकार को करते हुए देखा है। इसके अलावा स्टॉक अपडेट्स यहाँ पर मैंडेटरी कर दिए गए हैं, जमाखोरी ना की जाए वो भी यहाँ पर बताया गया है। इन सब का कितना असर पड़ा है, और आगे जाके इन क्लियर वर्ड्स की फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर क्या प्राइसेस देखने को मिलेंगे अगले 3-4 महीने की अगर बात की जाए? देखिए, सरकार के जो कदम है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सरकार भी जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि खासकर इससे जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसमें कोई तरह की कोई जमाखोरी हो। और मैं आपको बता दूं, इस तरह का मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे ट्रेड में इस तरह का कुछ, इस तरह की कोई घटना घट रही है, इस तरह की कोई यहाँ होर्डिंग कर रहे हैं या कोई जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार ने कोई भी हार्श स्टेप नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि आप स्टॉक डिक्लेयर करें, तो वो तो काफी दिनों से चल रहा है, और जो ट्रेडर्स है, जहां तक मुझे जानकारी है, सभी जो स्टॉक्स हैं उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, सरकार बार बार ये कह रही है कि आप स्टॉक ज्यादा न रखें, उसको सप्लाई को बनाकर रखें। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रहा दामों का सवाल, जैसा मैंने आपको कहा कि अब मैं समझता नहीं हूँ कि दामों में कोई खास वृद्धि होगी। ये नेक्स्ट 3-4, देखिए अभी मूंग की राजस्थान में अच्छी अराइवल्स है, ऑलरेडी वहां पे हार्वेस्ट शुरू हो गया। हालांकि मूंग में थोड़ी कमी आ सकती है उत्पादन में, लेकिन जो 3 महीने में है वो मूंग की जो उपलब्धता वो अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि अच्छी वहां पे अराइवल्स हो रही है। उसी तरह उड़द की भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और उड़द के भी अराइवल शुरू हो जाएंगे। रहा तुअर, जैसा मैंने आपको बताया, तुअर अफ्रीका से आएगी, और जो अफ्रीका की जो तुअर के भाव है लगभग लास्ट 1 महीने से लगभग वही 90 रुपए से 95 रुपए के बीच में चल रहे हैं, और इसी भाव में आपको ये अवेलेबल रहेगी। या अगर इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैं समझता हूँ इसमें 5-4 रुपए किलो की कमी आनी चाहिए, इसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो फेस्टिवल पीरियड में जो अभी भाव जो चल रहे हैं दालों के, या तो ये लगभग बने रहेंगे या इनसे कमी होंगे, इनसे ज्यादा नहीं होगी, और अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई है वो लगभग बराबर बनी रहेगी। ऑलराइट, यानी कि एक एरिया है, और जैसे कहा भी बिमल जी ने कि बहुत स्ट्रिंजेंट स्टेप्स यहां पर सरकार ने नहीं लिए हैं। स्टॉक डिक्लेयर किया जाए, अपडेट किया जाए पीरियोडिकली, और इसके साथ साथ इंपोर्ट्स की तरफ तवज्जो यहां पर देने की बात की गई है, और उसका असर हम शायद यहां पर अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे आता हुआ देखेंगे भी। बिमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और दालों के बारे में वो पूरा ब्यौरा भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अमित, जिस तरह से संजीव जी का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने यहाँ पर खाने के तेलों की बात करी, चीनी की बात करी, गेहूं की बात करी, जहां पर वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं, और आगे यहां पर और भी सख्ती बढ़ती जा सकती है अगर भाव नीचे नहीं आए तो। एसेंशियल कमोडिटीज में तो एक चिंता है ही। कैसे देखते हैं आप वो एक सेक्टर, और जो बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वहां क्या रहेंगी? नमस्कार मनीषा जी। जिस तरीके से अभी राज सर ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी पॉलिसीज जो है अभी रिसेंट में आ रही है कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि अभी त्योहारों के सीजन आ रहे हैं। महंगाई अगर बढ़ती है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट और कस्टमर की जेब में थोड़ा सा बोझ बढ़ सकता है। तो उसको एक स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट जो है नए नए रूल्स लेके आ रही है, कुछ स्टेप्स लेके आ रही है। एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जा रहा है, जो स्टॉक उनके पास है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो ये सभी स्टेप्स लगता है कि अभी पूरा का पूरा फोकस जो है महंगाई को कंट्रोल करने में ही सरकार का रहेगा, क्योंकि अगले ईयर जो है इलेक्शंस भी आएंगे, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है अभी जो तेजी
आई है पिछले 6 महीने में दालों में और प्राइजेज में, तो वो तेजी अब एक बार के लिए यहाँ पे रुकती हुई नजर मेरे को आ रही है। प्राइजेज में यहाँ से मेरे को लगता है 2 से 3% का करेक्शन ही देखने को आगे मिल सकता है। तो अपसाइड का मूवमेंट अभी जो है एक बार के लिए विराम मेरे को लगता है। अगर हम ट्रेडिंग कमोडिटीज की बात करें तो देखा जाए तो ग्वारशीट की अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है 6200 रुपए के आसपास ट्रेडर्स एक बार इसमें मुनाफा बुक या फिर फ्रेश बिकवाली भी करके चल सकते हैं। जब तक 6300 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें फ्रेश बाय से बचना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइस जो है 5950 के आसपास जो है अक्टूबर वायदा ग्वारशीट के देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर स्पाइसेस की हम बात करें तो स्पाइसेस में काफी अच्छा तेजी का मोमेंटम बना हुआ है ऑलरेडी। फिजिकल और फंडामेंटल के हिसाब से भी देखें तो काफी अच्छा मजबूत टर्मरिक और स्पेशली जीरा वायदा नजर आ रहे हैं। जीरा वायदा भी 63,450 के आसपास चल रहा है। मेरे को लगता है अभी नियर फ्यूचर में 66,000 के भाव भी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हल्दी वायदे की हम बात करें तो हल्दी वायदा अभी करंट में 6% ऊपरी सर्किट पर कारोबार कर रहा है। इसमें इसका जो भाव है वो 14,830 के करीब है। मेरे को लगता है प्राइजेस जो है 15,500 से लेकर 16,000 तक जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मसाला पैक में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है, वहीं पे ग्वार पैक में थोड़ा सा कमजोरी मेरे को दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो मसालों में अच्छी खासी तेजी है और वो हल्दी के दाम आपकी स्क्रीन पे सामने है। 6% का अपर सर्किट के साथ कारोबार। यही हाल बाकी मसालों का भी है, जहां पर जीरा धनिया में भी बढ़त है और खरीदारी की राय यहां पर अमित की तरफ से आती भी हुई। ग्वार में कुछ मुनाफा वसूली जरूर यहां पर अब भी जारी है। लेकिन आपको याद दिला दें कि फूड सेक्रेटरी के जिस तरह के बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर कमोडिटीज पर उनकी यहां पर नजर है। पर्याप्त स्टॉक सरकार के पास भी है, कमी यहां पर नहीं है और त्योहारों के लिए सरकार की पूरी तैयारी यहां पर आगे जाकर है। तो क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहां पर फूड सेक्रेटरी की तरफ से आती हुई, जहां पर वो कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। चीनी को लेकर तो उन्होंने कहा है कि कोई चिंता है ही नहीं, और जहां तक जो इस्मा के नंबर्स हैं क्रॉप को लेकर वो उसको रिफ्यूट करते हैं। उनका यह भी कहना है कि चीनी के प्राइसेस को यहां पर मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरह की जो तेजी है, जो र्यूमर्स की वजह से है कि फसल कम है या शॉर्टेज है या फसल में कोई फेलियर है, वो उन चीजों को भी यहां पर सरकार रिफ्यूट करती है। और ये मानना है कि चाहे खाने के तेल हैं, जहां तक चीनी की बात है, गेहूं की बात है, सरकार के पास इनफ स्टॉक्स हैं और अफवाहों की वजह से यहां पर चावल और चीनी के दाम बढ़े हैं, जिनके ऊपर सरकार की पैनी नजर है भी। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने ही हुए हैं, उनसे बात करेंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। जैसे कि हम आपको ब्रेक से पहले भी बता रहे हैं कि सरकार गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की महंगाई से निपटने के लिए एकदम तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। और गेहूं पर स्टॉक लिमिट कम की गई है। इस पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। आइए आपको ले चलते हैं वहीं। हमारे साथ सर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा। सर सबसे पहले तो गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट कम की गई है, क्या वजह रही, क्या क्यों ये फैसला लेना पड़ा? दाम बढ़ रहे थे इसलिए? दाम भी थोड़े बढ़ रहे थे, हमने देखा कुछ क्षेत्रों में हमारे देश के। लेकिन ये भी बात है कि जो जितना स्टॉक होल्ड करना चाहिए ट्रेडर्स और होलसेलर्स को, जो हमने लिमिट उनको दी थी पिछले जून के महीने में 3,000 टन की ट्रेडर्स, होलसेलर्स और बिग चेन रिटेलर्स को, तो वो 3,000 टन हमने कहा था उनको 31 मार्च 2024 तक वो लिमिट हमने रखी थी। लेकिन हमने देखा कि 3 महीने निकल गए हैं, 6 महीने रहते हैं, हमारी नई फसल आएगी अप्रैल के महीने में, तो उसके चलते और ये जो शॉर्टेजेस क्रिएट की जा रही हैं, हमने ये निर्णय लिया कि ये जो 3,000 टन की लिमिट है उसको हम कम करके 2,000 टन करें। उससे ये होगा कि जो एक्सेस स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स और होलसेलर्स, वो बाजार में आएगा और उसके आने के चलते हमारे प्राइसेस में भी चेक रहेगा। सर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बना रहे हैं, आपको लगता है जो होर्डर्स हैं इसके ऊपर कार्रवाई होगी उनके ऊपर?
तो ये जो हमने अभी एक स्टॉक पोर्टल भी शुरू किया है जिसमें जितने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर्स, उन सबको इसमें रजिस्टर करके अपना स्टॉक को अपडेट करना है हर शुक्रवार को। और इसके इन्फोर्समेंट के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी जाकर चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना स्टॉक कौन होल्ड कर रहा है, और अगर किसी केस में हम देखते हैं कि इसकी उल्लंघना की गई है तो उसके लिए इन पे कार्यवाही भी करी जा रही है। तो चीनी के दाम भी एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि आगे आने वाले दिनों में प्रोडक्शन कम होगा, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? सो चीनी का अभी जो स्टॉक मैंने बताया 85 लाख टन है, जो कि हमारे 3.5 महीने की रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त है। और आने वाले महीने में हमारा नया क्रशिंग शुरू हो जाएगा तो उससे और चीनी भी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप बात करें आने वाली फसल की, तो अगस्त में कुछ चिंताजनक थी स्थिति, क्योंकि बारिश कुछ कम हुई थी, लेकिन इस महीने के शुरू से जो हमारे 2 क्रिटिकल राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा इसमें जो प्रभाव पड़ने वाला था अगस्त के डेफिशिएंट होने की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सर, इसके अलावा राइस के दाम भी बढ़ रहे हैं, 10% के आसपास बढ़ चुके हैं, तो सप्लाई कम है या फिर क्या वजह रही है? वहाँ भी स्पेकुलेशन है होर्डिंग से? नहीं, चावल में भी पर्याप्त अवेलेबिलिटी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कुछ क्वालिटी की राइस जो है उसमें कुछ शॉर्टेजेस क्रिएट की जाती हैं ट्रेडर्स और होलसेलर्स की वजह से। तो उसमें भी आप जानते हैं हमने एक्सपोर्ट कर्ब्स किए हैं, नॉन बासमती राइस को प्रोहिबिट किया गया है उसके एक्सपोर्ट्स को, और उसके बाद पारबोल्ड राइस में भी ड्यूटी लगाई गई है। तो उसके चलते अभी दाम नियंत्रण में हैं, 10% बढ़े हैं एक साल के मुकाबले, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसके जो कदम लिए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके बाद ये दाम नियंत्रण में रहेंगे। एडिबल ऑयल को लेकर के कोई स्टेप उठाना, ड्यूटी कम करना, बढ़ाना, मार्केट में चल रहा है कि ड्यूटी भी बढ़ सकती है? नहीं, अभी तो ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है और स्टॉक्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं। पिछले 2 महीने में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य थे खाद्य तेलों के, वो काफ़ी कम हुए थे, और उसके चलते हमारे जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंपोर्ट किया है। और इससे पता लगता है कि हमारा जो स्टॉक है इस टाइम एडिबल ऑयल्स का देश में, वो 37 लाख टन है, जो कि पिछले साल इसी समय करीब 23 लाख टन था। तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल भी उपलब्ध है, और इसके चलते जैसे मैंने कहा कि हमारी दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, तो काफ़ी डिटेल में हमें बताते हुए कि इनफ पर्याप्त है जो अवेलेबिलिटी, और इसके साथ ही साथ सरकार यहाँ पर नज़र भी रखे हुए है और फेस्टिवल्स के लिए अवेलेबिलिटी उनके लिए उन्होंने यहाँ पर बरकरार की हुई है। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, जहाँ पर हमने आपको डिटेल्ड यहाँ पर एक एनालिसिस दिया। लेकिन नवनीत अमानी हमारे साथ हैं। नवनीत, यूएस इन्फ्लेशन डेटा को तो हम रिएक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाला जो दिन है, अगले 24 घंटे इनफ एंड मोर डेटा अभी भी आने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप नॉन एग्री स्पेस को? वेल मनीषा जी, काफी सारे डेटा लाइंड अप है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में बेट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हमने काफी दिनों से एक प्रेशर का माहौल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस में देखा है, और देखने वाली बात यह है कि 77,000 के स्तर से चांदी करेक्ट होते होते 70,500 तक के स्तर पे आ गई है। तो मुझे लगता है यहाँ से इंक्रीमेंटली कोई भी फॉल होगा, कोई बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी जिसे ट्रीट करना चाहिए। मीडियम टर्म अवधि में मेरा बायस अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखता हूँ, तो इसलिए 70,000 70,200 के आसपास जहां भी मिले बाइंग करनी चाहिए। नीचे में आप 69,200 का स्टॉप मेंटेन करिए, 72,500 74 तक के स्तर आपको अगले 1-2 हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि काफी दिनों से क्रूड में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, और 6,200 से 7,200 7,400 फिलहाल एक नॉन स्टॉप पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। काफी सारे कैटलिस्ट है जहां पे हमने देखा है कि सऊदी अरब की तरफ से प्रोडक्शन कट जो है वो एक्सटेंड किया गया है, नॉट ओनली टिल सितंबर बट एंड ऑफ द ईयर तक। उसके साथ साथ कल EIA आई है और इन सबकी जो रिपोर्ट आई है, मंथली रिपोर्ट, वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, जहां पे चाइना की तरफ से जो डिमांड है वो वापस बाउंस बैक होने की बात हो रही है अगले कुछ महीनों में, और उसके साथ साथ डिमांड जो है वो काफी हद तक सरप्लस सप्लाई को ओवरफ्लावर करते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट इन हो गया है। हम अभी $90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं WTI पे, और मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 5 से 7% की तेजी, या कि 95-97 तक डॉलर तक की तेजी आपको WTI में, और $100 तक की तेजी ब्रेंट क्रूड ऑयल में देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, जहाँ पे आपको 77-7800 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। और साथ ही मेटल्स में यहाँ पर क्या करने की राय है? सॉरी, आई मिस दैट। मेटल्स में क्या करने की राय है?
जी, मेटल्स में एज वी स्पीक हमने कुछ देर पहले चाइना को आरआरआर कट करते हुए देखा है, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट से रिजर्व रेशियो कट किया है और उसके चलते पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम छा गया है। तो 2-3 चीजें हैं जहां पे जहां पे चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेंट्रीज काफी शैलो है एंड डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन का रुख देखने मिलता है, जो कि पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो तीनों ही मेटल कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट बेट रहेगा जिंक, जो कि टेक्निकल पैरामीटर में भी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है $2520 के ऊपर। तो जब तक 222 का स्तर नीचे में नहीं टूट जाता, देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप 235 240 तक के स्तर जिंक में देख ले, तो बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ज्यादातर काउंटर्स पे खरीदारी की राय है और कच्चा तेल अब $93 बैरल यानी कि नया 10 महीने का हाई वहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। नवनीत एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आवाज समाचार लेकर लौटेंगे।